नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम लोग मूल विधि के संदर्भ में, माइनर एक्ट के संदर्भ में, इसके अंतर्गत देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का देखेंगे कि माइनर एक्ट क्या कहता है और जिसमें महिलाओं के अधिकारों और उसके हितों का संरक्षण की बात करता है। परिवार में, एक परिवार के अंतर्गत अक्सर चर्चाएं में रहती हैं वायलेशन, हिंसा की गतिविधि, हिंसा जैसी गतिविधि चर्चा में रहती है। एक परिवार के द्वारा दूसरे परिवार को, एक परिवार के द्वारा दूसरे परिवार को अहिंसा, उनका अपमान करना, उनको शारीरिक कष्ट पहुंचाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं को रोकने के लिए, इन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें होता है कि महिलाओं के जो उनको अधिकार मिला है, उनके अधिकार और हितों का संरक्षण की बात करता है। अधिकार एवं हितों की संरक्षण की बात करता है। ये अधिनियम महिला के जो उनका अधिकार है गर्मपूर्ण जीवन जीने का, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, गर्मपूर्ण तरीके से जीने का राइट है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार से अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, कोई संस्था अगर वंचित करती है तो उसके लिए माइनर एक्ट बनाए गए हैं। माइनर एक्ट में, मूल विधि में, इसके अंतर्गत एक स्पेशल एक्ट है जिसे इसमें बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये माइनर एक्ट तब लाया गया जब भारत जैसे राज्य में, भारत जैसे देश में सामाजिक गतिविधि में अहिंसा जैसी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी। परिवार में अक्सर एक व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपमान करना, भावनात्मक कष्ट पहुंचाना, शारीरिक कष्ट पहुंचाना, आर्थिक हितों से वंचित करना, इत्यादि गतिविधियों का चलन था। इन्हीं गतिविधियों के आए दिन एक गतिविधि होती रहती थी। इन्हीं समस्या का निवारण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक माइनर एक्ट तैयार किया गया जो संपूर्ण भारत पे लागू होगा। वो एक्ट है घरेलू अहिंसा अधिनियम 2005 का। आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। एक्ट से संदर्भ होगा कि एक्ट कब बना, अब कब लागू है, इससे आएगा। और आपके आएंगे कुछ टास्क सेक्शन से आएंगे कि धारा 9 में क्या कहा गया है, धारा 2 में क्या है, धारा 1 में क्या है, इन सब की चर्चा की बात की गई। तो अब हम सीधे इस पे आते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम में आएंगे और जो घरेलू हिंसा है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, किन के खिलाफ कौन करता है और कौन पीड़ित व्यक्ति होता है, कौन व्यतीत व्यक्ति होता है, कौन
प्रत्यार्थी होता है, इसको हम देखेंगे। आइए एक एक करके हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे ये अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति के द्वारा कब इसे स्वीकृति मिली, यहाँ देख लेते हैं। स्वीकृति या पारित या अधिनियम, अधिनियमित जो भी कह लीजिए आप। स्वीकृति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। स्वीकृति कब मिली, या इसे आप लोग कहिएगा पारित। पारित डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होते हैं ये डेट। डेट आपकी है 13 सितंबर 2005। 13 लिखिएगा, 13 सितंबर 2005। 13 सितंबर 2005। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। अब सितंबर याद रखेगा, ये सितंबर है। अब लागू कब हुआ था? लागू देख लेते हैं। लागू 26 अक्टूबर 2005। यहाँ देखते हैं, इधर देख लेते हैं। एक तरफ लागू है, एक तरफ पारित हुआ है, स्वीकृति हुआ है। लागू 26 अक्टूबर 2005 को। 26 अक्टूबर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम लागू हो गया था। महिला के अधिकार, उनके हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि उन जो पीड़ित महिला है उनको न्याय मिल सके, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। लागू आप लोग याद रखें 26 अक्टूबर 2005। और पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को। आइए इसमें देखते थे कितने चैप्टर हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और यहाँ बनेगा, आप लोग ये अगर कुल धाराएं कितनी इसमें है? कुल धाराएं याद रखिएगा 37 धारा। कितनी? 37 धारा। चैप्टर कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 5। यहाँ याद रखिएगा चैप्टर, अध्याय, टोटल अध्याय इसमें अध्याय 5। अध्याय 5 है। अब हम देखेंगे एक एक करके घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा यहाँ लिखते हैं। परिभाषा 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 जैसे कि अध्याय एक में अमूमन ये देखा जाता है कि जो अधिनियम है उसके नाम क्या होंगे, उसके विस्तार क्षेत्र में शॉर्ट टाइटल स्टेंट कहाँ तक को लागू होगा, कम विस्तार कहाँ तक होगा, वो जो अधिनियम बना है, जो कानून बना है, वो किस क्षेत्र तक लागू होगा, इसकी बात करता है सेक्शन 1, धारा 1। अमूमन देखा जाता है धारा 2 में उस एक्ट की, उस अधिनियम की परिभाषा दी होती है। किंतु यहाँ नोट करने वाली बात है कि यहाँ अध्याय 2 के अंतर्गत सेक्शन 3, धारा 3 परिभाषा कहित सेक्शन 3 क्या देती है? परिभाषा देती है। किसकी? घरेलू हिंसा की। एक बात यहाँ में, चैप्टर कौन सा रहेगा? 2, और धारा कौन सी रहेगी परिभाषा की? 3। धारा 3 में
घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई, ये याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन जितने माइनर एक्ट हैं सेक्शन 1 में रहता है कि उस सेक्शन का नाम क्या होगा और संपूर्ण किस क्षेत्र तक लागू होगा, ये बात करता है। और सेकंड जो सेक्शंस होते हैं, धारा सेकंड जो होती है, धारा 2 क्या कहती है कि उसकी परिभाषा बताती, किंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में परिभाषा जो दी गई है वो सेकंड में न दी कर वो थर्ड में दी है, सेक्शन 3 में दिया गया है, और चैप्टर किसके अंतर्गत, चैप्टर 2 के अध्याय 2 के अंतर्गत, ये बात याद रखनी होगी। परिभाषा क्या है, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा, यदि यदि कोई प्रत्यार्थी किसी व्यथित महिला के साथ जो घरेलू नातेदारी एवं साझी गृहस्थी गृहस्थी में रह रहे हों और निम्न कार्य करते हैं, और या निम्नलिखित कार्य करते हैं, निम्नलिखित कार्य करते हो। निम्नलिखित कार्य करते हो। निम्नलिखित कार्य हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कार्य में कि 3 शब्द लिखेंगे। एक पहला शोषण, दूसरे यहाँ लिखेंगे शोषण, उत्पीड़न, और तीसरा लिखेंगे धमकी। ये 3 शब्द। यदि कोई परिभाषा किसमें दी है, धारा 3 में परिभाषा का जिक्र किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में जो महिलाओं के साथ घटित घटनाएं होती थी उसकी जो परिभाषा है घरेलू हिंसा की, वो अध्याय 2 में, इस अधिनियम के अध्याय 2 में और धारा 3 में उसको परिभाषित किया गया है। और परिभाषित क्या किया है यही देख सकते हैं इसमें यदि कोई प्रत्यार्थी, यहाँ इंग्लिश में हम लिख दिए हैं रिस्पोंडेंट, मतलब जो जिम्मेदार है, जो गलती करता है, जो महिला के साथ अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसको मारा, पीटा, गाली दिया है, और या जो आरोपी, एक शब्द बोलते हैं जो आरोपी है, जिसके पर इल्जाम लगा हो, वही प्रत्यार्थी होता है। किसी व्यथित महिला, पीड़ित महिला को के साथ, पीड़ित महिला के तात्पर्य जिसके साथ घटनाएं घटित हुई हो, के साथ घरेलू नातेदारी से तात्पर्य है कि वो एक ही घर में रहते हो, उससे कोई रिलेशनशिप हो, कुछ संबंध हो,
तो ये हम आगे अभी ये शब्द का, इस शब्द को व्याख्या आगे करते हैं अच्छे से। अभी हम इसमें देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, पूरी कर लेते हैं। साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी मतलब एक ही घर में रहते हों, एक ही घर में रहते हों, एक ही घर में रह रहे हों, जब घटनाएं घटित हुई हो उस समय एक ही घर में वो लोग रह रहे हों, उसी को कहते हैं साझी गृहस्थी। मतलब यहाँ साझी गृहस्थी का मतलब है, गृहस्थी से मतलब है कि एक घर में रह रहे हों, एक ही परिवार में रह रहे हों और निम्नलिखित कार्य किए हों उस महिला के साथ। यहाँ महिला होगी क्योंकि जब भी पीड़ित होगी तो महिला होगी। यहाँ पुरुष, एक शब्द याद, एक नोट यहाँ कर लीजिएगा, आराम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी पीड़ित होता है, जब भी पीड़िता होगी, यहाँ पुरुष पीड़िता नहीं होगा, जब भी पीड़िता होगी वो महिला होगी, याद रखिएगा, महिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पीड़ित में बच्चों को भी शामिल किया। बच्चे से तात्पर्य जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो, आयु जो हो 18 साल से कम की हो, उसको भी पीड़ित में शामिल किया गया है। किंतु यहाँ याद यही रखने वाली बात है कि जब भी पीड़ित व्यक्ति होगा, पीड़ित व्यक्ति वही होगा, यहाँ पे महिला होगी, ना कि कोई पुरुष होगा। यहाँ याद करने वाली बात। कार्य करता हो, कार्य करता हो, कौन सा कार्य करता हो? शोषण, उसका साथ, महिला के साथ शोषण करता हो। शोषण कई प्रकार से कर सकता हो, वो उसके साथ शारीरिक शोषण करता हो। शारीरिक शोषण के साथ में शारीरिक दुरुपयोग करता हो, शारीरिक दुरुपयोग, मारना, पीटना, धक्का मुक्की इत्यादि देना, वो शारीरिक शोषण होगा। यह शोषण जबरदस्ती एवं संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहा हो। भावनात्मक मौखिक शोषण, उसका अपमान करता हो, महिला का अपमान करता हो इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से, उसकी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। इस प्रकार के जो भी शोषण होंगे वो घरेलू हिंसा में आएंगे। और तीसरा क्या? आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण से तात्पर्य है महिला के जो जर जमीन है या जहां वो काम करती है, जिस आयका से जिस आजीविका से वो जी रही है, आजीविका चलाने के जो जिन साधन का प्रयोग कर रही हो, जैसे वो कहीं दफ्तर में किसी ऑफिस में काम कर रही हो, वो जो वेतन पाती हो उस वेतन का पति द्वारा ले लिया जाता हो, या पति के और परिवार द्वारा, क्योंकि यहाँ हम बताएंगे घरेलू नातेदारी में भी कौन कौन आएगा उसको देखें। यहाँ इतना देखना है कि ये पति मान के चलिएगा, यहाँ पति पत्नी से मोटा मोटा मान लेते हैं हम, एग्जाम्पल में केवल यहाँ अभी रख रहे हैं पति और पत्नी को। पत्नी अगर कहीं दफ्तर में काम करती तो कोई रोजगार कर रही है, उसके जो पैसे पाती उस पैसे को अपने पास रख लेना, पत्नी को न देना, उसका आर्थिक शोषण करते हैं। उसका आर्थिक शोषण या आर्थिक दुरुपयोग करता हो। 4 प्रकार के शोषण याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा जो दुरुपयोग शोषण हो रहा है इसमें से कौन सा शोषण नहीं है, घरेलू हिंसा नहीं आता, तो उसमें आपको 1-2 मिलेंगे, एक मानसिक शोषण मिलेगा, एक सामाजिक शोषण। सामाजिक और मानसिक शोषण जो होंगे घरेलू हिंसा में नहीं आएंगे, याद रखना होगा ये चीज। आगे देख लेते हैं। उत्पीड़न, उत्पीड़न से तात्पर्य यातना देना, यहाँ याद रखने वाली बात है। यातना, यातना कैसी होगी? यातना देना, यहाँ मारपीट नहीं, यातना देना। किस प्रकार की यातना देगा? 2 प्रकार की। संपत्ति की यातना, मूल्यवान दस्तावेज। कहने का तात्पर्य है पति बोलेगा कि तुम दहेज नहीं लाई हो, या अपने घर से जमीन के कागजात हमको ला के दो। पति पत्नी से बोलता है कि जो ससुराल में जमीन है तुम्हारे नाम की है वो मुझे ला के दो, इस प्रकार की यातना देता है। या मूल्यवान कोई दस्तावेज है, मूल्यवान दस्तावेज पत्नी के नाम से पत्नी के पिता ने कुछ पैसे जमा किए हों, एफडी बनाए हों या चेक रखे इस टाइप के मूल्यवान दस्तावेज हो, उसको लाने के लिए बोलता है, उसको यातना देता है कि नहीं लाओगे तो माता पीट। तो इस तरीके का कोई उत्पीड़न करता है तो वो
यातना करता है तो उसे उत्पीड़न कहते हैं। उत्पीड़न दो प्रकार से है, संपत्ति मांगता है, मूल्यवान दस्तावेज मांगता है, तो घरेलू हिंसा में ये आएगा। तीसरा क्या, धमकी देता है। धमकी कैसे देगा, मारने पीटने की, अगर तुम अमुक कार्य नहीं करोगी, ऐसा कार्य नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे बच्चे को मारूंगा या तुम्हारे बच्चे को मारूंगा। ऐसी धमकी देता, तुम्हें जान से मार देना है। धमकी कैसी होगी, यहाँ याद रखिएगा, हम पति और पत्नी को ये जो नियम है, यहाँ इन्हीं को संदर्भ में लेके चल रहे हैं, पति पत्नी की बात। अभी नातेदारी में और लोग आएंगे, उनको हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो समझा रहे हैं, यहाँ उद्देश्य मेरा है कि आप चीज़ों को पकड़ पाएँ। पति पत्नी को लेके चलें। पति पत्नी को मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी देता है कि अपने घर से जमीन के पेपर लाइए, नहीं लाओगी जान से मारने, नहीं लाओगे तुम्हारे बच्चा छोटा है उसको मारने की धमकी देता है। क्योंकि समाज की बहुत बड़ी क्रूरता ही है कि लोग अपने पत्नी को आए दिन हिंसा करते हैं, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, छोटी छोटी बातों को लेके। तुम ऐसी थी, शादी से पहले ऐसी थी, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, कुछ नहीं दिए, शादी मुझे कहाँ मिला, कुछ नहीं, तुम तो, तुम्हारी जो दूसरी बहन की शादी हो तो वहाँ तुम्हारे पिता बहुत से गाड़ी दिए, गाड़ी मोटर दिए, तुम्हें तो कुछ मिला नहीं, तुम घर की ऐसी, तुम पढ़ी लिखी नहीं थी। इस तरह की घटनाएं हमेशा आए दिन होती रहती थी। पत्नी को बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था। तो उन्हीं का निवारण करने के लिए तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया। आइए, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब हम देखते हैं आगे देख लेते हैं इसमें कि कुछ शब्द हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें आया है। हाँ, यहाँ व्यथित व्यक्ति, प्रत्यार्थी कौन होता है, प्रत्यार्थी देख लेते हैं, और व्यथित महिला देख लेते हैं, और घरेलू नातेदारी और साझी गृहस्थी। देखते हैं यहाँ पे, अभी हम परिभाषा देखें। परिभाषा में हम देखे थे कि परिभाषा क्या देखे थे, परिभाषा दे कोई व्यथित व्यक्ति, कोई प्रत्यार्थी किसी व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी में रहकर, साझी गृहस्थी में रहकर उसके साथ अहिंसा करता है। क्या करता है, अहिंसक यज्ञ करता है। अहिंसा में क्या शब्द आए थे, शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, धमकी देता है। शोषण में दुरुपयोग में क्या क्या आया था, दुरुपयोग में आया था कि उसका शारीरिक शोषण, मारपीट करेगा, उसको अपमान करेगा, आर्थिक क्षति पहुंचाएगा, आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। और चौथा देखे थे कि यौन संबंध बनाने का प्रयास करेगा, काम वासना की बात जबरदस्ती करेगा, इस तरह की घटनाएं करेगा। मूल्यवान वस्तु लाने की बात करेगा, जबरदस्ती जमीन मांगने का, डॉक्यूमेंट लाने की बात करेगा, संपत्ति लाने की बात करेगा, जान से मारने की धमकी देने की बात, ऐसी गतिविधि करेगा तो वही घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा में 4 शब्द आए थे, हम 4 चीज यहाँ पे करते हैं। ये व्यथित व्यक्ति कौन होता है, और व्यथित व्यक्ति, घरेलू नातेदारी और साझी, यहाँ लिखा है, यहाँ साझी लिखना था, साक्षी लिखा उठा है, साझी गृहस्थी, साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड। प्रत्यार्थी कौन होगा, रिस्पोंडेंट। और घरेलू नातेदारी में डोमेस्टिक रिलेशनशिप। व्यथित व्यक्ति में कोई इंग्लिश बोलते हैं एग्रीड पर्सन। इनको देखते हैं, इसकी बात धारा किसमें की है, धारा 2A में। और घरेलू नातेदारी की बात की गई है, घरेलू नातेदारी की बात की गई है धारा 2F में। साझी गृहस्थी की बात की गई है, साझी गृहस्थी की बात 2F में। प्रत्यार्थी की बात की गई है 2Q में, धारा 2Q।
यहाँ पे धारा लिखिएगा, नहीं हो सकता आप लोग ना समझ पाए। धारा टू क्यू है, यहाँ पे धारा लिखिएगा, धारा टू यस, टू यस में, और यहाँ पे टू एफ, ये धारा है, याद करिएगा, धारा टू एफ, टू एफ में। यहाँ हम पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं। यहाँ पे शब्द है, शब्द से पहले कुछ समझते हैं। यहाँ देखते हैं, हस्बैंड, हस्बैंड, वाइफ, वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। एक क्या करते हैं, एक परिवार है, एक घर है, एक घर है, मान लीजिए घर है, एक घर, एक छत के नीचे लोग रहते हैं। अब पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, पत्नी के साथ हिंसा की जाती है। तो हिंसा किसके साथ की जाती है? पत्नी के साथ। पत्नी यहाँ रखिएगा, पत्नी, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पति लिख लीजिएगा। हिंसा किसके साथ हो रही है? पत्नी के। पत्नी क्या हुई? व्यथित व्यक्ति। क्या हुई? पत्नी, यहाँ पे व्यथित व्यक्ति, एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन, व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति कहते हैं इसे, या पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित, दूसरा शब्द लिखेंगे पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति कौन हमेशा होगी? महिला होगी। और इसे इंग्लिश बोलते हैं एग्रीड पर्सन। और पति क्या होगा? जो हमेशा जो मारता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यार्थी। क्या बोलते हैं? प्रत्यार्थी। ये क्या होगा? जो हिंसा करता है वो प्रत्यार्थी, जिसके साथ करता है वो पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति, एग्रीड पर्सन, प्रत्यार्थी से बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यार्थी। इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट। और जो एक परिवार में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साझी गृहस्थी। इससे जो परिवार के साथ रहते हैं, पति पत्नी हैं एक ही परिवार में, इसे बोलते हैं साझी, या इसे बोलते हैं साझा घर। लिख लीजिए, साझा घर, घर लिख लीजिए। साझी गृहस्थी रख लीजिए। साझी गृहस्थी बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ साझी लिख लीजिएगा, साझी, साझी, साझी गृहस्थी लिख लीजिएगा। दोनों सब लिखिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे समझ पाए। गृहस्थी। और इन पति और पत्नी, पति पत्नी कैसे बने? कुछ संबंध स्थापित हुआ होगा। शादी करके कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने साथ लाता है, किसके आधार पर आता है? जब उसकी शादी के वैवाहिक संबंध, कौन सा संबंध के? वैवाहिक संबंध ये देखते हैं। नातेदारी अभी देख रहे हैं, नातेदारी 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक वैवाहिक संबंध होता है, एक ब्लड संबंध होता है जिसे रक्त संबंध बोलते हैं, एक होता है दत्तक, गोद लेना। किसी पास अगर कोई लड़का नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, कोई पति पत्नी उनको लड़का नहीं हो रहा है तो गोद ले लेते हैं, दत्तक संबंध भी बोलते हैं जिसे, गोद ले लेते हैं। एक प्रकार का वो संबंध है। तो इनके मध्य कैसा संबंध है? वैवाहिक संबंध है। रिलेशनशिप कैसा है? वैवाहिक, वैवाहिक, वैवाहिक संबंध। तो इस संबंध को ही, इस संबंध जो है, इस संबंध की क्या बोलते हैं? नातेदारी, घरेलू नातेदारी। मतलब कोई पारिवारिक रिलेशनशिप है भाई, घरेलू नातेदारी या रिश्तेदारी, जो भी कर लीजिए, नातेदारी, रिश्तेदारी।
इसी को कहते हैं घरेलू नातेदारी। अब हम आशा करते हैं तो समझिए, व्यथित व्यक्ति कौन होगा? जिसके साथ हिंसा हुई होगी। यहां लिखेंगे जिसके साथ हिंसा हुआ होगा। एग्रीड पर्सन कौन होगा? एग्रीड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? एग्रीड पर्सन जिसके साथ हिंसा हुई होगी, जिसके साथ हिंसा हुआ होगा वही एग्रीड पर्सन होगा, वही पीड़ित व्यक्ति होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे ही पीड़ित व्यक्ति बोलते हैं। पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हुआ होगा, जिसके साथ घटना घटे, वही तो पीड़ित व्यक्ति होगा, वही पीड़िता कहलाएगा। एग्रीड पर्सन धारा किस में उल्लेख किया गया है? पूछेगा एग्जाम में। एग्रीड पर्सन का उल्लेख सेक्शन किस में किया गया? सेक्शन तो आप 2A में याद करके रखिएगा। किसमें? सेक्शन 2A में, धारा 2A में। घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात किस धारा में की गई है? 2F में। किसमें? 2F में, याद रखिएगा। घरेलू नातेदारी कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। एक होता है वैवाहिक, यहाँ लिख लेते हैं, 3 प्रकार से याद रखिएगा। 3 प्रकार से वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध के आधार पे, संबंध के आधार पर घरेलू नातेदारी। दूसरा रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर घरेलू नातेदारी। ब्लड रिलेशन इसे बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? मार्शियल रिलेशन, वैवाहिक संबंध जिसे बोलते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा दत्तक संबंध, दत्तक संबंध। दत्तक मीन्स होता है गोद लेना। एडॉप्टिंग रिलेशनशिप, एडॉप्टिव रिलेशनशिप। अब यहाँ समझने वाली बात है, वैवाहिक संबंध में पति पत्नी आएंगे, पति पत्नी, सास ससुर, ननद, ये वैवाहिक संबंध में आएंगे। रक्त संबंध के आधार पर कौन होगा? अगर बहू के साथ कोई सास अपने बहू के साथ मारपीट करता है तो वैवाहिक संबंध के आधार पर, कोई सास बहू के साथ हिंसा करती है तो वैवाहिक संबंध का। ननद अगर हिंसा करती है भाभी के साथ अपने, वो वैवाहिक संबंध के आधार पर। देवर हिंसा करता है तो वैवाहिक संबंध के आधार पर। कहने के तात्पर्य एक लड़की कितने रूप होते हैं? लड़की क्या क्या बन सकती है? लड़की माँ भी बन सकती है, लड़की बहन भी बन सकती है, लड़की बीवी भी बन सकती है। लड़की माँ बनेगी, और क्या बन सकती है? बहन बन सकती है, माँ बहन, और बीवी क्या बन सकती है? बीवी। इसी तरह के पुरुष क्या बन सकता है? एक पुरुष क्या बन सकता है? पिता बन सकता है, भाई बन सकता है, और पति बन सकता है, हस्बैंड बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक लड़की जब शादी में आती है, किसी परिवार में रिलेशन स्थापित करके आती है, वैवाहिक संबंध के आधार पर आती है, तो इतने प्रकार के इतने तत्व अगर इनके साथ घटनाएं होती है वो वैवाहिक संबंध के आधार पर। दूसरा क्या? रक्त संबंध। रक्त संबंध के आधार पर क्या है? रक्त संबंध कौन आएगा? भाई बहन, माँ बाप। यहाँ पे याद रखें एक बात, घटनाएं किसके साथ होगी? हमेशा घटित किसके साथ होगी? वो महिला के साथ। जब भी किसके द्वारा घटित होगी तो कोई भी हो सकता है। घटनाएं घटेगी महिला के साथ। कौन घटित करेगा? पुरुष भी हो सकता है और महिला भी।
महिला में सास भी तो आती हैं, ननद भी आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्लड रिलेशन के आधार पर, जिससे ब्लड में कौन आएगा, ब्लड रिलेशन में यहाँ पे कोई भाई अपने बहन को मारता है, भाई अपने बहन के साथ अत्याचार करता है, उसके साथ हिंसा करता है। पिता अपनी बेटी को मारता है, पिता अपनी बेटी को प्रताड़ना करता है, उसके साथ उत्पीड़न करता है, उसको यातना देता है, उसको शारीरिक उसको फिजिकल टॉर्चर करता है, तो वो ब्लड रिलेशन के आधार पर आएगा। यहाँ होगा दत्तक संबंध के आधार पर। दत्तक जो गोद लिए हो, कोई पत्नी के द्वारा, कोई माता पिता के द्वारा किसी बच्ची को गोद ले लिया, वो बच्ची होगा, याद करो बच्ची रहेगी, बेटी, बिटिया गोद लिया, वो बड़ी हुई, उसके साथ अगर मारपीट किया जाता है, उस बिटिया के साथ मारपीट किया जाए तो किसके आधार पर होगा, दत्तक संबंध के आधार पर मारपीट होगा। दत्तक संबंध के आधार पर घरेलू नातेदारी में आ रहा है, इसके आधार पर तो वो भी घरेलू हिंसा माना जाता है। आशा करते हैं इस चीज़ें तो घरेलू नातेदारी समझ में आ गई। घरेलू 3 प्रकार होंगे संबंध, वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध और दत्तक संबंध। रक्त संबंध में भाई किसको मारेगा, बहन को मारेगा। वैवाहिक संबंध में क्या होगा, पति पत्नी को मारेगा, ससुर बहू को मारेगा, देवर भाभी को मारेगा, ननद भाभी को मारेगा। मतलब कहने मतलब तात्पर्य वही है कि कहने का तात्पर्य है कि वैवाहिक संबंध जो होते हैं, एक परिवार के साथ दूसरे परिवार की रिश्तेदारी होती है, उसे बोलते हैं एक वैवाहिक संबंध के आधार पर जो होते हैं। यहाँ पे हिंसाएं होती हैं। हिंसा, महिला के साथ अत्याचार होना कितनी क्रूरता की बात है, क्रूरता की बात भाई। भारत जैसे देश में महिलाओं को देवी माना जाता है। महिलाओं को क्या माना जाता है, देवी के समान माना है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन घटनाएं घटती रहती है, तो कभी कभी इंसान पशु बन जाता है। क्या हो, मनुष्य पशु के समान हो जाता है। उसको उसके जो मानसिक संतुलन है, वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठता है। वो अपने फ्रस्ट्रेशन को वो किसी रूप में अपने पत्नी के ऊपर उतार देता है, अपने बहन के ऊपर उतार देता है, जो कि महिला के साथ अत्याचार करना कितना निंदनीय कार्य है, अशोभनीय कार्य है। इसी को रोकथाम के लिए, महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसलिए बनाया कि जिससे महिलाओं के उनको सुरक्षा प्रदान, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो शिकायत करें। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें साझी गृहस्थी क्या होता है। साझी गृहस्थी पूछेगी एग्जाम में। साझी गृहस्थी का हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के किस सेक्शन में उल्लेख किया गया, तो आपको याद रखना 2 में, किसमें, धारा 2 में उल्लेख किया गया। साझी गृहस्थी से तात्पर्य है, यहाँ आपको समझाए थे साझी गृहस्थी। यहाँ एक शर्त है, साझी गृहस्थी साझा घर हो, पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, वो घर है, बहन भाई एक ही घर में रह रहे हैं, घर में। कहने का तात्पर्य जब भी घटनाएं घटेंगी वो घर के अंदर घटे, घर के बाहर नहीं। कहने का तात्पर्य किसी पड़ोसी से अगर झगड़ा है, किसी पड़ोसी से मारपीट, किसी महिला को मार दिया, एक पुरुष के द्वारा किसी दूसरे महिला को मार दिया घर के बाहर, तो घरेलू हिंसा में वो नहीं आता है, घरेलू हिंसा में वो नहीं आता। जब भी घटनाएं घटेंगी, ऐसी घटनाएं, वो कहाँ पे आएंगे, वो परिवार में। यहाँ घर में होना अनिवार्य है, एक शर्त है। शर्त क्या है, घटनाएं कहाँ हो, घर में, घर के बाहर नहीं। इसी को साझी गृहस्थी, एक परिवार में रह रहे हूँ, एक छत के नीचे रह रहा हूँ, या रहते हूँ, कभी कभी मारपीट के बाहर कर दिया जाता है। साझी गृहस्थी आशा करते हैं। साझी गृहस्थी मतलब एक घर में रहते हूँ। प्रत्यार्थी तो पहले ही बता दिए थे, फिर से बता। प्रत्यार्थी का तात्पर्य जो मारता हो, जो हिंसा करता हो वही प्रत्यार्थी होगा। जो मारता हो, जो हिंसा करता हो वही प्रत्यार्थी होगा, रिस्पोंडेंट वही होगा। इसकी चर्चा धारा 2 में की गई है। आइए, अब तो ये घटनाएं घट गई,
कौन घरेलू नातेदारी है, कौन क्या है। अब महिला के साथ घटना घट गई है, अब महिला क्या करेगी? इसके उपरांत तो कुछ होगा ना कि महिलाएं अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, अपने हितों को संरक्षण के लिए कहीं तो जाएंगी शिकायत करने के लिए। कंप्लेन कहाँ करेंगी? आइए उसके आगे देखते हैं कंप्लेन कहाँ करेंगे और कंप्लेन कैसे होगी, कौन करवाएगा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आइए देखते हैं, हम देखेंगे संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता। अब महिला घटनाएं हो गई, घटना की रिपोर्ट कहाँ करेगी, इसको देखते हैं। अब इनके लिए महिलाओं पीड़िता के लिए सहयोग कौन कौन करता है? एक होता है संरक्षण अधिकारी, दूसरा होता है सेवा प्रदाता। एक प्रकार की संस्था है, इसको याद रखिएगा। ये एक प्रकार की संस्था होती है। सेवा प्रदाता का काम क्या है? पीड़ित महिला को सहायता प्राप्त करना। किस प्रकार की? उस सहायता किस प्रकार की होगी, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखते हैं। सहायता वो मेडिकल सहायता हो सकती है। किसी महिला के साथ मारपीट हुई है, उसको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। कैसी सहायता होगी? चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। और इसका क्या काम है? आर्थिक सहयोग करना। कैसा? आर्थिक सहयोग। भाई घर से किसी महिला को मारपीट के निकाल दिया गया है और रहेगी कहाँ, तो इनके लिए आर्थिक सहयोग करना। और क्या काम है इसका? कि इनके लिए घर की व्यवस्था करना। घर से अपने कोई पति अपनी पत्नी को मारपीट के घर से निकाल दिया है तो रहेगी कहाँ? अपने बच्चों को लेके कहाँ रहेगी? तो ये कौन करेगा? तो एक अधिकारी होता है, एक संस्था है, संस्थान के लिए सहायता कार्य करती है, आर्थिक सहयोग करती है, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करती है। क्या व्यवस्था करती है? घर की व्यवस्था करती है। घर की व्यवस्था। महिला कहाँ रहेगी? पीड़िता कहाँ रहेगी? उस घर में नहीं रहेगी, वहाँ पे मारपीट हो रहा है, तो ये चीज़ें करेगी, घर की व्यवस्था है। और ये पंजीकरण, ये सेवा कैसी है? एक एनजीओ टाइप की है। ऐसी एनजीओ, स्वयं सेवी संस्था हो जिसे सामाजिक कार्य करती हो। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। इनकी चर्चा याद करिएगा, सेक्शन याद करिएगा। सेक्शन धारा 10 का उल्लेख किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर की नियुक्ति करता है। काम यही होता है। और कैसे कर, ऐसे नहीं कर देगा कि 2 दिन काम करते हुए आप समाज सेवा कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, 2 दिन तो हो। कम से कम 3 साल का पंजीकरण हो इनके पास। 3 साल का, यहाँ एक नोट करके बात लिखिएगा, 3 वर्षों का पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन किया हुआ पंजीकरण हो, तभी राज्य सरकार इनको मान्यता देगी कि आप इनकी जो पीड़िता है, तभी इनकी नियुक्ति होगी। पीड़िता के आप सहयोग करिए। इस प्रकार की जितनी संज्ञाएं सहयोग करने की। आइए संरक्षण अधिकारी देख लेते हैं। संरक्षण अधिकारी का उल्लेख, जो है किया गया है, इसकी बात करते हैं। इसका काम होता है पीड़िता को न्याय दिलाना। पीड़िता को न्याय दिलाने क्या कहा? कोई घटनाएं हुई, उस घटना को रिपोर्ट करना। कौन रिपोर्ट तैयार करवाएगा? ये व्यक्ति है संरक्षण अधिकारी। मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखने की बात करना। ये जो संरक्षण अधिकारी हो, महिला की तरफ से महिला की जो घटनाएं घटी महिला के साथ है, उस घटनाओं को कहाँ तक पहुँचाना? मजिस्ट्रेट से, जज को जानकारी देना। कौन करेगा? जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति इनकी भी की है, प्रोटेक्शन ऑफिसर।
धारा धारा 4 में इनका जिक्र किया गया है। धारा 4 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा जब होगी उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर का कार्य है कि पीड़िता को न्याय दिलाना, उनको रिपोर्ट तैयार करवाना, उस रिपोर्ट को तैयार करके मजिस्ट्रेट तक पहुंचवाना, यही इसका कार्य है। इसकी भी नियुक्ति यहीं पे देख लेते हैं। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्य सरकार नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। नियुक्ति किसे करेगा? ये देखा जाता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो वो पहली प्राथमिकता राज्य सरकार किसको नियुक्त करेगी और कितने लोगों की नियुक्त करेगी, तो वो संख्या अनिश्चित है, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कितने लोग को नियुक्ति करती है। किंतु एक बात ध्यान देने वाली, जब ये नियुक्ति राज्य सरकार करेगी तो ये देखेगी पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी होगी, पहली प्राथमिक प्रायोरिटी देगी जो प्राथमिकता में, तो महिला को दी जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि महिला नियुक्त हो, किंतु जो पहली प्राथमिकता होगी वो महिला को दी जाएगी, प्रेफरेंस महिला को दी जाएगी। कोई ऑफिसर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर बने वो कोई महिला बने। कौन बने? नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। पहली प्राथमिकता किसको मिलेगी? महिला को। राज्य सरकार यही प्रयास करेगी जब महिला के साथ घटनाएं घटी है, महिला के साथ पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, तो राज्य सरकार यही चाहती है कि कोई महिला होगी तो उसके साथ न्याय कर सकती है। थोड़ा सा लिंग का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, थोड़ा यहाँ पे जेंडर को लेके यह है कि कोई महिला होगी तो इस मामले को, इस विवाद को थोड़ा गंभीरता से देखेगी। जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है कि महिलाओं का थोड़ा प्रयास यही होता है कि पहले कोई महिला उन्हीं को नियुक्ति, ये अनिवार्यता नहीं कि महिला ही हो, लेकिन ये प्रयास रहता है कि पहली प्राथमिकता महिला को दी जाए। आइए इसके कर्तव्य देख लेते हैं। इसके कर्तव्य क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य क्या होंगे? सूचना देना। सूचना किसको देगा? मजिस्ट्रेट को, जज को सूचना देना, सूचना देना। और जिस चीज को मांग कर रही महिला क्षतिपूर्ति मांगे, जो नुकसान उसका हुआ है वो तो डिमांड करेगी ना कि उसका शारीरिक नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान, चोट आई है, चोट पे चिकित्सीय सहायता चाहिए, तो उस रिपोर्ट को तैयार कर, रिपोर्ट में लिखा जाएगा किन क्या घटनाएं हैं, क्या नुकसान हुआ है। जो नुकसान हो उसको राहत रिलीफ दिलाया जाएगा, अनुतोष दिया जाएगा। उस अनुतोष की सूची तैयार की जाएगी। किसकी? अनुतोष की सूची देना। अनुतोष की सूची तैयार कौन करवाएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये सूची देगा क्यों? प्रोटेक्शन ऑफिसर किसको? वो देगा, संरक्षण अधिकारी देगा जज को, मजिस्ट्रेट को। किसको? मजिस्ट्रेट को। और सहायता करेगा। सहायता कैसे करेगा? सहायता न्याय दिलाने का सहायता करेगा कि महिला के साथ न्याय हो सके, उसको उसके अधिकारों को संरक्षण हो सके, उसको जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। यही कार्य प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य देखें। सूचना देना, वो सूचना, तो यहाँ पे एक काम होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, और कार्य होता है कि DIR रिपोर्ट तैयार करना। DIR क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट। यहाँ लिखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस
इंसिडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट, ये कौन तैयार करवाएगा? जिस प्रकार से एफआईआर होती है, जिस प्रकार से आप देखते हैं जब पुलिस ऑफिस वाला व्यक्ति जाता है तो कैसे होगा, वहाँ पे आप एफआईआर दर्ज कराइए। और यहाँ एक बात और नोट करने वाली, जो घरेलू हिंसा होती है वो क्या होती है, कैसा अपराध है? अपराध भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध में नॉन कॉग्निजेशनल ऑफेंस जो ऑफेंस होते हैं उसमें होता है कि नाम मात्र की चोट आती है, उसमें बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो वारंट दिखाना पड़ता है कि आपके खिलाफ नॉन कॉग्निजेशन ऑफेंस की एनसीआर दर्ज कराई गई है, आप चलिए, तो उसमें कागज दिखाना पड़ता है। और जो संज्ञेय अपराध है कॉन्यूजिबल ऑफेंस है, उसमें कहा जाता है कि बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो घरेलू हिंसा जो है कॉन्यूजिबल ऑफेंसर है, कैसा है? कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है घरेलू हिंसा, तो संज्ञेय अपराध है। तो इसमें एफआईआर में ना, तो इसमें क्या होता है, एक DIR तैयार की जाती है। कौन तैयार करवाता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर तैयार करता है। डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट, इसी कहते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। इसकी भी चर्चा आप याद रखिएगा 2E में की गई है। किसमें? सेक्शन 2E में। ये तैयार कौन कराता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर तैयार कराता है। अब इसी में ये तैयार कराता है, फॉर्म कौन भरेगा इसको? DIR जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म कौन भरेगा? ये पीड़िता नहीं भरेगी, जो महिला पीड़ित है वो नहीं भरेगी, ना तो उसका कोई वकील भरेगा। जब भी भरेगा, दो संस्थाएं हैं जो मदद कर रही हैं, इनके सहयोग कौन कौन कर रहा है? एक प्रोटेक्शन ऑफिसर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ये एक अधिकारी है, एक संस्था है। यही दोनों लोग का कर्तव्य, चाहे एक करे चाहे करे, दोनों लोग का में DIR फॉर्म वही भर सकते हैं। याद करिएगा, एक पूछा जाता है एप्लीकेशन, और इसको ये जो DIR फॉर्म है, इसको एप्लीकेशन जो आवेदन पत्र दिया गया है, ये आवेदन पत्र दिया कहाँ जाता है? पीड़िता किसके पास है? डायरेक्ट जो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी नहीं, या तो पुलिस ऑफिसर को दे, या DIR को दे, या तो कौन सर्विस प्रदाता को दे। इन्हीं के माध्यम से कोर्ट तक पहुँचती है। तो आवेदन पत्र के साथ DIR फॉर्म भी संलग्न किया जाता है, इसको भी नथी करके साथ में दिया जाता है DIR फॉर्म को। अब देखते हैं आगे, तो इतनी चीज़ें हो गई। इसी को बोलते हैं शिकायत या आवेदन कहाँ करेगी? शिकायत पत्र। ये शिकायत पत्र आवेदन देगी। आवेदन कहाँ देगी? आवेदन इन व्यक्ति के पास देगी, या तो पुलिस के पास देगी, या तो एक संस्था है सेवा प्रदाता प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन्हीं के माध्यम से अपनी बात कहाँ तक पहुँचाएगी? कोर्ट तक पहुँचाएगी। अब इससे देखते हैं, यहाँ पे घटनाएं घटित हो गई, फॉर्म आवेदन भी दे दिए गए। आवेदन के बाद क्या होगा? न्यायालय प्रक्रिया होती है। न्यायालय में चीज़ें गई तो न्यायालय भी निर्णय देगा ना। अब इसकी प्रक्रिया देखते हैं, प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया इस यहाँ मिटा देते हैं। नियुक्ति जो करती, याद रखिएगा, नियुक्ति जो होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की, वो सेक्शन 8 में की बात है, राज्य सरकार के द्वारा होता है। ये बात याद रखिएगा, सेक्शन 8 में उल्लेख किया गया है। अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। न्यायालय प्रक्रिया क्या है? न्यायालय प्रक्रिया अब सूचना दे दी गई। सूचना कहाँ दी गई? पुलिस ऑफिसर या
वो प्रोटेक्शन ऑफिसर पर। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगी, सूचना न्यायालय तक पहुंचाएगी। अब सूचना क्या पहला होगा, सूचना, सूचना दे दी गई। सूचना के बाद क्या होगी, सूचना के बाद क्या होगा, सूचना देगी। सूचना के बाद क्या होगा, जब महिला के साथ कोई घटना घटी तो कोई सूचना दी गई है कि भाई एक अमुक महिला के साथ घटना घटी है, सूचना कोई, सूचना के बाद क्या, एक शिकायत पत्र तैयार होगा। क्या होगा, शिकायत पत्र, शिकायत पत्र, शिकायत पत्र या आवेदन पत्र जो कह लीजिए, शिकायत पत्र, शिकायत पत्र। अब तीसरा क्या होगा, या इसको देख लेते हैं ऐसे एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो सही रहेगा ज़्यादा। सूचना महिला के साथ घटना घटी, सूचना मिली, सूचना मिली, सूचना मिली, सूचना के बाद क्या हुआ, आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। आवेदन पत्र या इसी से कहते हैं शिकायत पत्र, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कहाँ गया, आवेदन पत्र के बाद क्या होगा, सुनवाई होगी। क्या होगा, सुनवाई, सुनवाई। सुनवाई के बाद क्या होता है भाई, कोर्ट, अब न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, सूचना दी गई है, सूचना के बाद शिकायत आवेदन पत्र मजिस्ट्रेट के सामने रख होता है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सुनवाई करेगा। शिकायत मिलते ही, शिकायत मिलते ही, शिकायत यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ एक शब्दावली लिख लीजिएगा, शिकायत पत्र, इसी को लिए शिकायत या आवेदन पत्र मिलते ही शिकायत, शिकायत मिलते ही क्या होगा, सुनवाई होगा। सुनवाई जैसे होगा, शिकायत मिलने के बाद कितने दिन बाद सुनवाई होगी, जैसे कोर्ट को या जज को, मजिस्ट्रेट को शिकायत मिली तो कहेगा, सुनवाई के बाद कहेगा, आवेदन शिकायत पत्र मिलने के बाद उसके 3 दिन बाद क्या होगा, कार्रवाई शुरू करने के। कितने दिन बाद, यहाँ रखिए 3 दिन, 3 दिन के बाद सुनवाई, सुनवाई होगा। सुनवाई यहाँ गलत है, शिकायत पत्र याद लिखिएगा, शिकायत पत्र, शिकायत याद रखें। अब सुनवाई हुई, चीजें कहाँ आई, न्यायालय के सामने, न्यायालय, न्यायालय के समझ, समझ, न्यायालय के समझ क्या आया, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। यहाँ पे आप रखिएगा एक चीजें, ये चीजें पहुंची है, यहाँ पर लिखिएगा, आवेदन पत्र पहुंचा कहाँ, न्यायालय में, कोर्ट लिखे, कोर्ट में, कोर्ट के पास या कोर्ट के सामने, सामने जैसे पहुंची आवेदन पत्र, क्या करेगा कोर्ट साहब, जज साहब क्या करेंगे, आदेश कर देंगे कि 3 दिन बाद सुनवाई होनी है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिए 3 दिन बाद कोर्ट के सामने जैसे मामला पहुंचा, 3 दिन बाद सुनवाई, सुनवाई होगी। नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई होगी। नोटिस जारी करके कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी होगा, जज साहब के द्वारा नोटिस जारी होगा, उसके बाद 3 दिन बाद सुनवाई होगा, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। नोटिस से अब क्या होगा, नोटिस जारी होगी, नोटिस जारी होगी। इसके उपरांत क्या होगा, नोटिस जारी होगी, पीड़िता और प्रत्यार्थी को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, पीड़िता और प्रत्यार्थी को। यहाँ से लिखिए, यहाँ से अब क्या होगा, परामर्श होगा। परामर्श से तात्पर्य है भाई पूछा जाएगा, बुलाया गया पीड़िता और
किसको? प्रत्याशी बुलाया जाए। पीड़िता आप तो जानते ही हैं, पीड़ित व्यक्ति है जिसका साथ घटना घटी है, और किसको बुलवाया जाएगा? जिसने घटना की है उसको बुलवाया जाएगा, उससे परामर्श किया, उनको पूछताछ की जाएगी कि आपने क्यों मारा, क्या जरूरत थी मारने का, मारपीट क्यों की, गाली गलौज क्यों दी, हिंसा क्यों की। तो वो अपना पक्ष रखेगा, पीड़िता अपना पक्ष रखेगी और वो प्रत्याशी अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद राहत दे दी जाएगी। सुनवाई के बाद परामर्श लिया, परामर्श के बाद सुनवाई, एक अंतरिम राहत दी जाएगी। किसको? महिला को, कि महिला बार बार आती है, उसको आने जाने दिक्कत है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास आर्थिक दिक्कत है, तो इस समय क्या है कि इसके लिए महिला को कह दीजिएगा, आप अंतोष आपको दिएगा, आप परेशान न रहिए। इसी समय अंतरिम आदेश दिया जाएगा कि इससे बोला जाएगा प्रत्याशी से कि इसको जो जो घटना, जो जो इसके नुकसान है, इसकी क्षति हुई है, उसकी भरपाई करिए। भरपाई में क्या क्या हो सकता है? इसके लिए कोई चोट आई हो, उसके लिए चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करा, चिकित्सा के लिए पैसा, चिकित्सा के लिए पैसा दे, मतलब इलाज कराने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे, रहने के लिए घर की व्यवस्था करें, इस तरीके की डिमांड कर देगा। और उस समय जज साहब आदेश कर सकते हैं। आइए इसके बाद क्या देख लेंगे। यहाँ परामर्श के बाद क्या होगा? राहत, रिलीफ, 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 इसी को बोलते हैं अंतोष या राहत। याद करिएगा, राहत, अंतरिम राहत, 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 अंतरिम, इसी को बोलते हैं अंतरिम राहत, अंतरिम, इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कस्टोडियल, कस्टोडियल रिलीफ। महिला को दे दिया गया, महिला चली गई घर। अब क्या होगा? इसके उपरांत क्या होगा कि इसके बाद अब साक्ष्य लाए जाएंगे। अब क्या होगा? साक्ष्य, साक्ष्य पर बहस, बहस होगी। अंतरिम राहत पहली सुनवाई तो कर दें। अब इस मामले पे बहस होगी कि महिला के द्वारा लगाया गया जो आरोप है वो सत्य है या नहीं, इसकी इस पर बहस होगी, जांच होगी। जांच के उपरांत क्या होगा? अब क्या होगा? इस पर निर्णय आएगा, निर्णय दे दिया जाएगा, जज साहब के द्वारा निर्णय कर दिया गया कि भैया लड़की के पक्ष में आप, पति ने पत्नी को मारा है। अब क्या होगा? पति को यहाँ पे ये रहेगा, पति को निर्णय तो कोर्ट का आ गया, जज साहब तो दे दिए, जब जज साहब ये निर्णय दे दिए तो पति क्या होगा? अब दंड मिलेगा। दंड किस प्रकार से होते हैं? हो सकता है उसको जुर्माना हो, जुर्माना हो, या तो जेल हो। क्या हो? जेल हो। अब निर्णय आया, निर्णय के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है। निर्णय जब आया तो उसमें से एक पक्ष हो सकता है संतुष्ट ना हो, जाहिर सी बात, दो पक्ष है तो एक पक्षकार के पक्ष में निर्णय तो आएगा ही। तो उसमें से जो सेकंड पक्षकार हो वो फैसले से संतुष्ट ना हो तो अपील करेगा। क्या करेगा? अपील। अपील कहाँ करेगा? अपील सत्र न्यायालय में। कहाँ पे? याद करें, सत्र न्यायालय में, सत्र न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट में होगा। कहाँ पे? क्रिमिनल कोर्ट में। इसकी प्रक्रिया है, इसका, हाँ, इसके जो प्रक्रिया है, जज साहब कौन रहेंगे इसमें? याद रखें, जज साहब आप लिखिएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, यही देखेंगे इस मामले को। ये याद रखिएगा, कौन देखेंगे? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले को देखेंगे। ये चीज़ें तो समझ में आ गई।
आशा करते हैं ये चीज़ें तो आ गई होगी समझ में। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ेंगे। राहत पैकेज यहाँ तो है, यहीं पे देखेंगे, बढ़ेंगे क्या इसी में देखना है। अंतरिम राहत हो गई, राहत में क्या का महिला कौन कौन सी डिमांड कर सकती है, यहाँ देखते हैं। डिमांड, यहाँ पे देख लें डिमांड, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आवेदन प्रक्रिया हो गई है। जो अंतोष की मांग की गई है या कोर्ट के द्वारा अंतोष रिलीफ दिया गया है अंतरिम, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ मांग कर सकती है। इसमें देखेंगे टाइप ऑफ रिलीफ अंतोष के प्रकार, अनुतोष के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। सुरक्षा क्या या संरक्षण लिख लें, संरक्षण, राहत, अंतोष की वो राहत बोलते हैं, याद रखिएगा। और क्या होगा, निवास, घर पाने का, निवास रहने के लिए घर, धन या पैसे ले, अभिरक्षा, और क्या देखेंगे, पांचवा देख लेते हैं, नुकसान या क्षति जो हुई है, नुकसान, अब इतने प्रकार के तो नुकसान जो हुए हैं, अब राहत तो कोर्ट के द्वारा तो दिया जाएगा कि इतने प्रकार के, वो डिमांड जो आवेदन पत्र में लिखे हैं कि अमुक प्रकार, इतने प्रकार हैं, और प्रकार हो सकते हैं, इतने प्रकार, इतनी चीज़ें हमें चाहिए। तो कोर्ट यहाँ पे अभी पीछे बताया कि अंतरिम राहत दे सकता है। उसमें लिखा है कस्टोडियल रिलीफ की बात करता है। कस्टोडियल रिलीफ में यही चीज़ें आएंगी कि संरक्षण की बात करेगा, किसके लिए, अब महिला को मारपीट नहीं, महिला के साथ उस घर में राहत क्या होगी, रक्षा की बात की जाएगी। कोर्ट कहेगा कि अब नहीं मारना, अब मारोगे तो सजा दुगनी हो जाएगी। तो कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट आदेश करेगा, जज साहब आदेश करेंगे कि मारपीट नहीं होगा, घर में मारपीट या अन्य गतिविधि नहीं होगा, अन्य गतिविधि नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक ये प्रक्रियाएं चल रही हैं तब तक ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट का आदेश है। सेकंड क्या होगा कि महिला उसमें डिमांड नहीं की जाएगी कि उसके लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था की, क्या, रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाए। और कराएगा कौन, सेवा प्रदाता। कोर्ट आदेश करेगी सेवा प्रदाता को किस इनकी व्यवस्था की है। पति ने पत्नी को घर से मारकर निकाल दिया, वो रहेगी कहाँ, उसके लिए कोई तो गृह होना चाहिए, कोई निवास स्थान तो होना चाहिए, तो रहने के लिए घर उपलब्ध कराए। अब कराएगा कौन, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है और सेवा प्रदाता का कार्य है कि सेवा प्रदाता अब इनको घर उपलब्ध कराए। तो ऐसे
जो उसको नुकसान हुआ है, जो उसको आर्थिक नुकसान हुआ है, कहने का तात्पर्य है मारपीट करने के बाद उसको चोट आई, उस चोट में दिखलाने या इलाज कराने में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, जितने भी धन का नुकसान हुआ है, वो धन दिलवाने जाए। आर्थिक 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 रूप से मदद की जाए, आर्थिक रूप से मदद की जाए। अभिरक्षा सुरक्षा की बात करता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा पति हमको, हमारे बच्चे को पीटता है, इनसे बचने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है, हमें एक बचाव चाहिए जिससे हमारे बच्चे की हमारी अभिरक्षा हो सके, हमारी सुरक्षा हो सके, हमारी रक्षा की जा सके। तो क्या है, यहाँ अभिरक्षा की बात है। बच्चों, यहाँ लिखें अभिरक्षा से क्या तात्पर्य। अभिरक्षा से मतलब है कि यहाँ रक्षा की जाए, सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए कि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होगा, आपके साथ, आपके बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं होगी। ये चीज़ें कहता है। अपील तो हम बता दिए थे, अपील अगर संतुलन है तो वो सत्यनारायण में करेगा। ये इतनी चीज़ें महिला के आवेदन पत्र में, इतनी चीज़ें वो डिमांड कर सकती है। जब प्रोटेक्शन ऑफिसर उस फॉर्म भर रहा था, DIR फॉर्म साथ में होता है, और आवेदन पत्र में इतनी चीज़ों को मांग सकता है, इससे भी ज़्यादा चीज़ों को मांगे तो कोर्ट क्या करेगा, जज साहब करेंगे। जज साहब इतनी चीज़ें उस महिला को दिलवा सकेंगे, वो आदेश करेंगे राहत के लिए कि जिससे महिला को सुविधा उपलब्ध, उनको राहत, महिला को जो नुकसान हुआ उसको, उससे उसका राहत हो सके, उसको राहत मिल सके। संरक्षण की बात करते हैं, संरक्षण जैसी राहत देंगे घर में, या तो भेज दिए पत्नी को समझा के ऐसा है दोबारा जाइए, अब जब तक कोर्ट प्रक्रिया चल रही तब तक महिला के साथ कोई औचित्य कार्य नहीं होना चाहिए, कोई कुकृत्य नहीं होना चाहिए, कोई अपराध दोबारा नहीं हो सकेगा, मारपीट नहीं है, गाली गलौज नहीं होता, कोई शारीरिक शोषण नहीं होता था। संरक्षण की बात ये पहला कर, या तो महिला पति के साथ रहती ना हो, घर से निकल गई हो, तो उसके रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाए। तीसरा क्या है, जो उस दौरान, घटना के दौरान, जो आपराधिक कृत्य के दौरान उसका नुकसान, उस महिला का नुकसान हुआ है, उसका क्षति हुआ, आने जाने में, जो इलाज कराने में, चिकित्सा कराने में, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी कराने में, जो मेडिकल कराने में जितनी भी पैसे के खर्च हुए हैं उसकी व्यवस्था की जाए। और चौथा क्या है कि अभिरक्षा, सुरक्षा, हमारी सुरक्षा की जाए, भविष्य में ऐसा ना हो, तो सुरक्षा की बात करता है। जैसा कि रिलीफ की बात होती है, वो रिलीफ तो हो गया। कभी के सेक्शंस कुछ पूछ लेते हैं, सेक्शन से ज़्यादा नहीं पूछें, तो आप याद रखिएगा कि संरक्षण की बात हो सकी है। जब आर्थिक पैसे की बात हो तो पैसे वाली सेक्शन धारा किसमें की बात की गई है, तो धारा 20 में एक धारा बहुत याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कह रहे हैं। धारा 16 बार बार पूछता है, याद करने वाली बात है धारा 16 को, कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्ष, एक पक्षकार या दूसरा पक्षकार, कहने मतलब आरोपी और जो पीड़िता है, अगर कार्रवाई के समय, जब न्यायालय में प्रक्रिया चल रही हो, उस समय दोनों असहज महसूस कर रहे हो, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसे कार्य हैं या घटनाएं हैं जो पब्लिक नहीं बताई जा सकती, पब्लिक नहीं बताइए समाज सुनने, तो वो बंद कमरे में भी उस कार्रवाई हो सकती है। बंद करने में, और कार्रवाई जो चलेगी बंद कमरे में भी है, जज साहब के सामने, पब्लिक वहाँ नहीं हो, वहाँ पीड़िता होगी या जो अपना पक्ष, जो आरोपी होगा वो होगा, और लोग नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य ये आपको
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये डिमांड कर सकते हैं, कौन डिमांड कर सकता है, आरोपी या पीड़िता दोनों, कि ऐसा है सर जज साहब कि हम बंद कमरे में अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो कार्रवाई होगी, बंद कमरे में होगी। तो आप 16 याद रखिएगा। एक हम भूल रहे थे रिलीफ, एक रिलीफ ये है कि रिलीफ क्या आदेश ही है जो जज साहब द्वारा एक पक्षीय अंतरिम आदेश, एक पक्षीय अंतरिम आदेश का उल्लेख भी, ये मतलब एक पक्ष की तरफ से, मतलब एक पक्षी दे दिया कि या महिला के पक्ष में दे दिया, तो अपील जो करेगा धारा 29 के साथ, जब संतुष्ट नहीं होगा अगला पक्ष तो अपील करेगा। अपील कहाँ करेगा? सत्र न्यायालय में। धारा किस सेक्शन के तहत? याद रखना होगा 29। तो उस एक पक्षीय आदेश जो होगा वो किस धारा में होगा? धारा 23 में। आशा करते हैं यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें कुछ इसमें देखना नहीं, इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है कि इसको स्वीकृति कब मिली, तो 13 सितंबर 2005 को इसी एक्ट को लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2005 को। आपको याद रखने वाली चीज़ इसमें है कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, व्यथित व्यक्ति कौन होता है, और प्रत्यार्थी कौन होता है, रिस्पोंडेंट एग्रीड पर्सन कौन होता है, और साझी नातेदारी क्या होती है, इन सब की चर्चा की गई है। और इन सबको याद रखना होगा। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या रोल होता है, सेवा प्रदाता क्या रोल होता है, और इसमें जो न्यायालय प्रक्रिया में जो कौन सुनवाई करता है और जज किस रैंक का हो, तो याद रखना। तो पर्सन से रेडी की जज होने के ये चीज़ें मुख्य चीज़ें याद रखनी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो कार्य हैं वो भी तो हम बता दिए। उनका काम होता है महिला को क्या दिलाना, न्याय दिलाना। इसमें यही कहा, इस अधिनियम का उद्देश्य ही है, मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों एवं उनके हितों का सुरक्षित करना, उनके हितों का बढ़ावा देना, जिससे उनका हित सुनिश्चित हो सके, उनके साथ न्याय हो सके। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ही है। आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।